नैन्सी अभी तक इस दृश्य के बारे में नहीं समझ पाई थी। क्यों ये दृश्य सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे? कौन है अजगर? कौन है ये आदि और ये औरत? कौन सी जगह है? उसे तो कुछ भी नहीं पता था। वह बस चारों ओर ही देखे जा रही और यह सब जैसे फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहा था, जैसे वह अभी इस सीन में जी रही हो। वह जाना चाहती थी लेकिन वह वहां से निकल भी नहीं पा रही थी, जैसे वह किसी लूप में फंस चुकी हो। जैसे वह वहां पर पूरी तरीके से फंसी चुकी थी। तभी उसके कानों में आदि की आवाज सुनाई दी। आदि, जो उस औरत की गोद में रोते हुए बैठा था, अब भी असहज था। मम्मा, हमें हेलीकॉप्टर जाना था ना? आप गाड़ी दूसरी तरफ क्यों ले जा रही हैं? उसने मासूमियत से पूछा। औरत ने उसका सर सहलाते हुए कहा, आदि, मम्मा को पता है ना हमें कहाँ जाना है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मम्मा का हाथ पकड़ कर बैठो, ठीक है ना बिच्छा? बिल्कुल भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप मम्मा के स्ट्रांग बेटे हो ना, है ना? जिस पर आदि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था और अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया था, लेकिन उसके छोटे छोटे आंसू उसके गालों पर लुढ़कते रहे थे। उस बच्चे को देखकर नैन्सी को काफी बुरा लग रहा था कि ये अपना सब कुछ खो देने वाला है, वो भी सिर्फ 3 साल में। इसने अभी क्या ही देखा कि वह अपनी मासूमियत में भी खोने वाला था। अभी इस बच्चे की उम्र ही क्या है। तभी पीछे से आती गाड़ियों की आवाज अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। दुश्मनों की गाड़ियां उनके करीब आ रही थी। औरत ने अपने फैसले को और मजबूत किया। अब यह जंगल ही हमें बचा सकता है, उसने सोचा। गाड़ी तेजी से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ने लगी थी। गाड़ी के झटकों के कारण आधी और सहम गया था, लेकिन औरत ने हर झटके के बीच अपना ध्यान नहीं हटाया था। पीछे से एक गोली गाड़ी के पिछले शीशे को तोड़ते हुए अंदर आई। औरत ने तुरंत गाड़ी को झुकाव में मोड़ा, जिससे पीछे करने वाले बालों की गाड़ी फिसलकर पेड़ों से जा टकराई। मम्मा, वो लोग अब भी हमारे पीछे आ रहे हैं, आदि ने अपनी मासूमियत के साथ कहा, जिस पर उसकी मामा ने कहा, आदि, हमें इनसे सबसे बचना है। तुम बच्चा नीचे बैठो बस, और कुछ मत देखो, उसने जल्दी से कहा, जिस पर आदि आराम से नीचे बैठ गया था। जंगल के बीच गाड़ी चलाते हुए औरत ने के एक खुला मैदान देखा जो एक पुराने पुल की ओर जा रहा था। उसने तय किया कि पुल को पार करना ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तभी उसने देखा कि दुश्मनों की एक गाड़ी आगे से रास्ता काटने की कोशिश कर रही है। उसने एक बार आदि की ओर देखा, जो चुपचाप अपनी माँ की हर हरकत को देख रहा था। आदि, मम्मा पर भरोसा है ना? उसने पूछा। हाँ, आदि ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर आंखें बंद करो और मम्मा को सब करने दो, उसने कहा, जिस पर आदि ने वैसा ही किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। औरत ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। दुश्मनों की गाड़ियां अब दोनों की ओर उन्हें घेर रही थी, लेकिन ठीक उस समय जब दुश्मनों को लगा कि वे उन्हें पकड़ने ही वाले हैं, औरत ने अचानक से गाड़ी की एक तरफ मोड़ दिया और एक तंज रास्ते पर चली गई, जो जंगल के अंदर और गहराई तक जाता था। यह रास्ता शायद हमें थोड़ी राहत देगा, उसने मन में सोचा। जंगल की घनी शाखाओं के बीच और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में उसकी गाड़ी किसी बिल्डोजर की तरह हचकोले खा रही थी। घने पेड़ों के बीच से रास्ता मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। दुश्मनों की गाड़ियों की गरजती आवाजें पास आ रही थी, लेकिन उसके होठों में सिर्फ एक ही वादा हिल निकला, आदि के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ये मेरी आखिरी सांस तक की लड़ाई है, मैं इसे किसी भी हाल में बचाऊंगी। गाड़ी की हेडलाइट वह मुश्किल ही सामने का रास्ता दिखा पा रही थी। कांपती टहनियां और जमीन पर बिखरे पत्थर गाड़ी को धीमा कर रहे थे, लेकिन उस औरत के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी अंगुलियां से खून टपक रहा था, लेकिन दर्द के बावजूद भी उसकी पकड़ जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर बिल्कुल भी धीमी नहीं हो रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर आदि छुपा हुआ था। उसकी मासूम आंख, सांसों की हलचल और दबे दबे सिसकियों ने औरत के दिल में बेचैनी और बढ़ा दी थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कहा, आदि, मम्मा तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करेगी, तुम मम्मा पर भरोसा रखना बेटा। सब बस चुपचाप लेटे रहो। आदि ने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से अपनी माँ को देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप गए थे। तभी गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और रुक गई। अचानक से गाड़ी के बंद होने से औरत का चेहरा चिंता और गुस्से से भर गया था। उसने तुरंत गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एक चीख की तरह घरघराया और फिर अचानक से शांत हो गया। इसे भी अभी बंद होना था। क्या वक्त है चुना है इसने, वह झुंझुलाकर बोल उठी थी।
क्योंकि गाड़ी अचानक से खराब हो चुकी थी। उसकी नजरें बैक मिरर में दुश्मनों की गाड़ियों की लाइट्स पर पड़ी जो कि तेजी से करीब आ रही थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर लुढ़कने लगी थी। दर्द उसके हाथ में अब और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे वह अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और ऊपर से इसी वक्त उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो उसे अब ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी, इसलिए तो उसने सोच लिया था। उसने गाड़ी से बाहर झांका, आसपास सिर्फ काले घने पेड़ और अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी दुश्मनों की गाड़ियों के इंजन की गड़गड़ाहट और भी ज्यादा उसे नजदीक सुनाई दी। हिम्मत मत हार, उसने खुद को बुत बताया और अपने आप को मोटिवेट किया, जिससे वह हिम्मत ना हारे। वह तेजी से गाड़ी से बाहर निकले, एक पल के लिए आदि की ओर देखा और धीरे से बोली, मम्मा तुम्हें बचाने के लिए हर खतरा उठाएगी। मैं कार चेक करती हूँ, आप बाहर मत आना बच्चा। जिस पर दी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने घायल हाथ को अपनी कमीज से बांधते हुए वह गाड़ी के सामने झुकी और इंजन को ठीक करने की कोशिश करने लगी। पीछे दुश्मनों की लाइट्स अब और भी करीब थी। वह समझ गई कार अब ठीक नहीं हो सकती है, जिससे वह पीछे भागी और आदि को अपनी गोद में इधर उधर दौड़ती हुई लेफ्ट साइड में बढ़ गई थी। जंगल की सघन शाखाओं के बीच वह औरत अपनी डगमगाती चाल के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन वह जितना आगे की तरफ बढ़ रही थी, उतना ही उसकी सांसें और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। वह उधर उधर देख रही थी। उसके कपड़े मिट्टी और खून से पूरी तरीके से लथपथ हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की लकीरें और चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। पीछे दुश्मनों की आवाजें करीब आती जा रही थी। वहीं उसकी गोद में आदि डरा सहमा हुआ अपनी माँ से चिपका हुआ था। उसका नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी मासूम आंखों से आंसू जैसे डर से तैर रहे थे। औरत के कदम खून बहने से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उसके मन में केवल एक बात गूंज रही थी, अगर मैंने रुकने की गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ और मेरा आदि भी। उसके अंदर का दर्द, अपने पति की मौत का गुस्सा और अपने बेटे को बचाने की जिम्मेदारी उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसके पैर थरथरा रहे थे और सांसें उखड़े जा रही थी, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसने दुश्मनों की आवाज सुनी, कार यही है तो वो औरत भी आसपास ही होगी। चारों तरफ फैल जाओ, उसे बचकर नहीं जाने देना है। अगर वह यहाँ से भाग गई तो तुम सबकी खैर नहीं है। उसकी आवाज सुनकर गुंडों ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह लोग यहाँ से तितर बितर हो गए थे। और फिर चीखते हुए उन्होंने आदेश में और कदमों की आवाज उसकी रगों में डर और घबराहट से भर गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे इसे खत्म करना ही होगा, आदि के लिए, अपने पति के बदले के लिए। आदि को जिंदा रहना ही होगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। आई एम सॉरी आदि, आई एम रियली सॉरी। मेरी जान, मम्मा को माफ करना, लेकिन तुम्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जंगल में एक सुनसान टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। यह किसी पुरानी चौकी की तरह लग रही थी। उसकी धड़कनें उस इमारत को देखकर तेज हो गई थी और उसने अपने कदमों में गति ला दी थी। वह आदि को अपनी गोद में कसकर पकड़े हुए इमारत की ओर भागी। वह जानती थी सिर्फ यही रास्ता है जिससे वह उसे बचा सकती है। जैसे ही वह उस इमारत के करीब पहुंची, उसने दरवाजे को धकेला और अंदर चली गई। इमारत जर्जर थी और दीवारों पर दरारें थी। कानों में घनी धूल जमा थी, बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। अंधेरे में उसने एक जगह देखी और फिर वह जाकर जल्दी से आदि को लेकर उस तरफ के भाग गई थी। वह जगह छुपने के लिए बिल्कुल सही थी। टूटी फूटी दीवार के पीछे यह जगह देखी थी और जल्दी से वहां पर आदि को उसने छुपा दिया था। आदि उसकी गोद में सिमट गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी माँ के चेहरे पर दर्द और बेबसी देखी। वह बमुश्किल ही फुसफुसा पाया, मम्मा हम यहाँ सुरक्षित तो है ना? वो हमें पकड़ तो नहीं लेंगे? उसकी मासूम आवाज सुनकर औरत का दिल भर आया था। उसने आदि को कसकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए सिसक पड़ी। उसकी आंखों से आंसू जो इतनी देर से कैद किए हुए थे, वो अचानक से अनगिनत धाराओं की तरह बहने लगे थे। आदि, मम्मा यही है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी, अपनी मम्मा पर बिलीव करो। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा था, लेकिन उसकी आंखें दर्द और बेबसी के सैलाब में डूबी हुई थी। उसकी आंखों के आगे अभय का हंसता हुआ और खेलता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसके माथे को चूमते हुए बोल रहा था, मेरी बीवी सबसे बेस्ट है, आई लव यू माई वाइफी। मेरी बीवी बहुत स्ट्रांग है और वह कभी भी हार नहीं मानती है। यह सब सोचकर उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू आने लगे थे।
उसका दिल जैसे बुरी तरीके से दर्द करने लगा था, जिसे वह संभाल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने मन में कहा, अभय, ये क्या हो गया? प्लीज वापस आ जाओ। ये सब मैं नहीं झेल पा रही हूँ। वहीं जब आदि ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वह भी रोने लगा था, और फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश की। उसकी मासूमियत ने औरत के दिल को जैसे तोड़ कर रख दिया था। वहीं आदि ने आंखों में बड़े बड़े आंसुओं को लिए हुए कहा, मम्मा प्लीज मत रोइए। पापा हमेशा कहते थे ना कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, है ना? फिर आप क्यों रो रही हैं मम्मा? मत रोइए ना। यह सुनकर वह और भी जोर जोर से रो पड़ी थी। उसकी हंसती खेलती जिंदगी की तस्वीरें उसकी आंखें के सामने से चुप होने लगी। आखिर ये सब क्या हो गया था उसकी लाइफ में? एक दिन में ही उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसके पति की मुस्कान, आदि की मासूम हंसी और उसका खुशहाल घर, कितने खुश थे वह लोग। और अब ये सब हो गया था। वह यहाँ थी, खून से लथपथ, दुश्मनों से बचने की जंग लड़ती हुई। पापा सही कहते थे बेटा, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी मम्मा बहुत स्ट्रांग है और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी माय सन। माला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मम्मा सच में बहुत स्ट्रांग है। यह कहते हुए उन्होंने जल्दी से आदि को कसकर पकड़ लिया था। आदि की मासूम आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मा मैं भी स्ट्रांग बनूंगा, बहुत स्ट्रांग बनूंगा। और जो गंदे अंकल आपको परेशान कर रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बस आप मत रोइए मम्मा, हम पापा को गर्व महसूस करवाएंगे। उसके छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर औरत ने उसे फिर से अपनी गली से लगा लिया था और उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, हाँ बच्चा हाँ। उसकी आंखों में नया दृढ़ संकल्प उभर आया था। वह जानती थी कि उसे हारने का कोई भी हक नहीं था। दुश्मनों के कदमों की आवाजें और भी ज्यादा करीब आती जा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि लड़ने का जज्बा था। उन्होंने अपने कमरे के पीछे से पिस्तौल निकाल ली और वह उसने उसे खोलकर देखी तो अभी भी उसमें 5 गोलियां मौजूद थी। वह एक अनुभवी महिला लग रही थी जिसने कई बार ऐसे हालातों का सामना किया हो। उसने जल्दी से आदि को देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसके गालों को बार बार चूमते हुए कहा, आदि मम्मा की बात ध्यान से सुनो। आपको स्ट्रांग बनना है ना, सबसे लड़ना है ना, उसके लिए आपको बड़ा होना होगा, बहुत पावरफुल भी होना होगा। इसलिए अभी आप मम्मा की बात मानेंगे, समझे आप ना आप? आदि, जिस पर आदि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर औरत ने कहा, गुड बॉय माय स्मार्ट सन। इसीलिए मम्मा की बात सुनो। जब तक मम्मा खुद ना बोले यहाँ से कहीं नहीं जाना है और ना ही बाहर निकलना है, यहीं रहना है, समझे ना आप बच्चा? जिस पर आदि ने डरते हुए पूछा, मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? जिस पर औरत ने कहा, बस यहीं पास में हूँ बेटा, तो मम्मा का कहना मानोगे ना? प्रॉमिस किया ना आपने? जिस पर आदि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। जिस पर औरत ने उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखें भी भरी हुई थी, लेकिन अभी वह कमजोर नहीं पड़ सकती थी। इसलिए उसने वापस से उस अपने बेटे को गले से लगाया और फिर आदि को सही जगह इमारत के भीतर छिपाने की जगह ढूंढी। फिर उसने के दोनों गालों को चूम कर कहा, मेरी बात याद रखना बच्चा, जब तक मैं बोल ना बोलूं बाहर नहीं आना है। आदि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह औरत वहां से चली गई थी। वहीं आदि काफी ज्यादा डरा हुआ था। घने जंगल के बीच उस पुरानी खंडर सी इमारत के भीतर अंधेरा छाया हुआ था। आदि दीवार के पीछे दुबका हुआ था। उसका नन्हा शरीर डर से कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे, लेकिन उसने अपनी माँ की बात को याद की, जब तक मम्मा ना बुलाए बाहर नहीं आना है। उसकी मासूमियत और उसकी समझदारी उसकी स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। वह जोर से रोना चाहता था, लेकिन अपने हाथों से मुंह दबा लिया था ताकि कोई भी आवाज बाहर न जाए। अचानक उसे अंधेरे में जैसे खून ही खून दिखाई देने लगा। उसे खून की बू आने लगी थी। उसे लगने लगा कि चारों तरफ खून फैला है। उसकी आंखों में पापा का शरीर तैरने लगा, निस्तेज और खून से सना हुआ। उसका दिल डर और गुस्से से भर आया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने आवाज निकाली तो मम्मा खतरे में पड़ जाएंगी। दूसरी ओर औरत अपने बेटे को सुरक्षित जगह छिपाकर तेजी से एक कोने में पहुंची। उसके माथे में हाथ में पिस्तल थी और उसकी आंखों में केवल आग। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन वह सतर्क थी। उसने अपने दिमाग में एक जाल तैयार किया। अगर ये लोग इमारत तक पहुंचे तो उन्हें वह मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी बीच दुश्मनों की गाड़ियां इमारत के पास आकर रुक गई थी। गाड़ियों के दरवाजे जोर से बंद होने की आवाज सुनकर जंगल भी गूंज उठी थी। 10 दुश्मन बाहर निकले, साथ ही कुछ दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। उनमें से एक ने चीख कर कहा, वो औरत यहीं कहीं छुपी होगी।
पूरा इलाका छान मारो, अगर वह हाथ से निकल गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। और दीवार की एक दरार से यह सब कुछ देख रही थी। उसकी सांसें थमने लगी थी, लेकिन उसकी नजरें फौलाद जैसी थी। जैसे ही पहला दुश्मन इमारत के अंदर दाखिल हुआ, उसने पिस्तौल को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। आदि के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, उसने खुद से कहा। पहला दुश्मन जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उसके सिर में लगी और वह जमीन पर ढेर हो गया और उसकी चीख गूंज उठी थी। बाकी दुश्मन भी उसकी चीख सुनकर सतर्क हो गए थे। ध्यान से, वो खतरनाक है, सीधे अंदर मत जाओ, चारों तरफ से उसे घेर लो। जिस पर दूसरे दुश्मन ने बाहर से ही गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने तेजी से पलटकर गोली चलाई, जो कि उसकी जांग में जाकर लगी थी। वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा था। तुमने हमें कमा कहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाहर बाकी चारों दुश्मन भी अब पूरी तरीके से यह सब सुनकर सतर्क हो चुके थे। वहीं उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, उसे घेरो, अंदर जाओ, लेकिन ध्यान से, वह कोई आम औरत नहीं है। अब तक औरत ने एक को और को लुढ़का दिया था। अब उसके पास केवल दो गोलियां बची थी, जिसमें उसमें जल्दी से जगह बदली और एक कोने में जाकर छिप गई। उसे पता था कि दुश्मन बड़ी संख्या में थे और उसके पास भारी हथियार थे, लेकिन उसका हौसला किसी हथियार से कम नहीं था। इसी बीच आदि ने गोलियों की आवाजें सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा हुआ, पसीने से भर आया था। उसका शरीर थर थर कांपने लगा था। उसकी छोटी छोटी अंगुलियां दीवार को कसकर पकड़े हुई थी। उसे अपनी माँ की सुरक्षा की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। मम्मा ने कहा है कि वह सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे बस यहीं रहना है। वह बच्चा रो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नैन्सी की आंखें नम हो गई थी, लेकिन ना तो वह उसे पकड़ सकती थी और ना ही उसे कुछ भी बोल सकती थी। वही एक दुश्मन धीरे धीरे लड़के के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह इमारत के कोनों को छान रहा था, लेकिन अभी औरत ने उसे दीवार के पीछे से देख लिया था और उसने झपट कर उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसकी बंदूक नीचे रख गिरा दी। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन औरत ने हाथ मजबूत थे और उसने अपने आखिरी बचे गुस्से और ताकत से उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। उसे ये वहीं पर खत्म कर गया था। बाकी दुश्मनों ने यह सब देख लिया था। अब उन्होंने पूरी इमारत इमारत को घेरने का फैसला किया। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, ये हमारा आखिरी मौका है, इसे घेरो और खत्म करो। औरत को एहसास हो गया था कि अब उसे रोकना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी और उसकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने का जुनून था। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं उन्हें अंदर तो नहीं आने दूंगी, उसने यह ठान लिया था। एक दुश्मन ने अचानक से एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन वह दीवार के पीछे जाकर छिप गई थी। धमाका जोर से हुआ, लेकिन वह बच गई थी। उसने अपनी आखिरी दो गोलियां फायर की, जिसमें से दो और दुश्मन घायल हो चुके थे। अब केवल दो बचे थे। वहीं धमाके से आदि और जोर जोर से रोने लगा था, माँ माँ, जिससे औरत परेशान हो गई। अब उसकी पिस्तल भी खाली हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और पास पड़ी एक जंग लगी एक लोहे की रॉड उठा ली थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। अब खेल खत्म होगा, या तो मैं जिंदा बचूंगी या फिर वो। तभी तो दुश्मन, जो अब भी सतर्क थे, लेकिन औरत ने बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया था। उनकी बंदूकें नीचे गिर गई और वह उनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगी थी। जंगल में केवल संघर्ष और चीखों की आवाजें गूंज रही थी। आदि अपनी जगह पर कांपता हुआ यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का जैसे नाम नहीं ले रहे थे। मम्मा, प्लीज मम्मा, वापस आ जाइए, प्लीज। वही औरत आखिरकार खून से पूरी तरीके से लथपथ हो चुकी थी। ऊपर से नीचे तक लहूलुहान हुआ थक चुकी थी। उसने आखिरी दुश्मन को भी जमीन पर गिरा दिया था। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और जल्दी से आदि की ओर भागी। हुआ इतना जानती थी कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया होगा, लेकिन वह आदि को कुछ भी नहीं होने देगी, कभी भी नहीं। वह जल्दी से हाँफते हुए इमारत के दरवाजे की ओर लौटी, लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंची, उसका कलेजा जैसे उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि आदि वह रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह अपने नाखूनों से मिट्टी खरोच रहा था। वो एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा था, लेकिन उसने अचानक अपनी आंखों के आगे अपनी पिता की मौत देख ली थी। और फिर उसने अपनी माँ की चीखें, वह कैसे नॉर्मल हो सकता था। उसका दिल जैसे मुंह में आ गया था। वह पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुका था। उसे देख औरत डर गई और भागकर आदि को गले लगाती हुई रोते बोली, आदि, सब ठीक है बच्चा, ऐसे नहीं रोते। आई एम सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज रोना बंद करो, बेबी प्लीज मत रोइए।
आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, जिस पर आदि और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। तभी औरत को काफ़ी कदमों की आवाज़ अपने पास आती सुनाई दी, जिस पर औरत ने जल्दी से आदि के मुँह पर हाथ रख दिया और उसे वैसे ही चुप कराने लगी। साथ ही वह सोच रही थी कि अब वह क्या करेगी? अब उसके पास कोई हथियार भी नहीं बचा था। वह इधर-उधर देखते हुए आँखें चलाने लगी थी, तभी कदम बिल्कुल उसके पास आ गए थे। वह कुछ सोच पाती कि तभी जंगल की दूसरी ओर से एक तेज़ गूँजती हुई आवाज़ आई। यह एक हेलीकॉप्टर था, जो कि उनकी ओर ही आ रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर सब हैरान हो गए थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आया और किसका है। तभी हेलीकॉप्टर के पास से सुरक्षा बलों के आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई लोग ब्लैक कपड़ों में रस्सी से झूलते हुए नीचे टपक गए थे। उनके पास बड़ी-बड़ी बंदूकें थी, जिससे ताबड़तोड़ अचानक से उनके गिरते ही फायरिंग शुरू हो चुकी थी। दुश्मन अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। वहीं यह सब देखकर वह औरत इधर-उधर देखने लगी थी, क्योंकि जो लोग आए थे, वह लोग उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड और बेल-मेंटल लग रहे थे। वहीं ऐसा देखकर सभी लोग पीछे हटने लगे थे। वहीं 4 ब्लैक कपड़े में आए हुए बॉडीगार्ड्स ने उस औरत और आदि को घेर लिया, जैसे उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए वह लोग आए हुए थे। यह देखकर औरत ने जल्दी से आदि को अपनी बाहों में उठा लिया। आदि, हम बच गए हैं बच्चा, अब रोना बंद करो, उसने कहा। उसकी आंखों से आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आदि अभी भी डरा हुआ रो रहा था। हेलीकॉप्टर से एक कमांडर ने नीचे झुकते हुए कहा, मैडम, आपको ढूंढने में हमें बहुत वक्त लगा, हम आपके लिए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, अब आप और आपका बेटा दोनों ही सुरक्षित हैं। बीना मैडम ने आपका इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर औरत समझ गई कि यह वही थी जो उसे बचाने वाले हैं। उसने कार में बैठते हुए एक नंबर डायल कर दिया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड को। औरत ने अपने बेटे को कसकर गले से लगा रखा था। वह बॉडीगार्ड उसे कवर करते हुए आगे जाने लगे थे। इस पल में वह औरत खुश भी थी। वहीं उसने बहुत तेजी से आदि को हेलीकॉप्टर में बिठाया और खुद भी अंदर चढ़ने लगी। हेलीकॉप्टर के ब्लेड घूमने की आवाज़ जंगल की शांति को चीर रही थी। तभी एक दूर छिपे स्नाइपर ने उसे निशाना बनाया और गोली दाग दी। गोली उसकी पीठ में जाने से जोर से लगी। एक पल के लिए तो उसका शरीर झटका खाकर आगे की ओर झुका, लेकिन उसने खुद को गिरने से रोक लिया था। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, आदि सुरक्षित होना चाहिए। यह देखकर हेलीकॉप्टर में मौजूद बॉडीगार्ड तुरंत ही सतर्क हो गए थे। सभी ने चारों तरफ अपनी पोजीशन संभाली और स्नाइपर को ढूंढने लगे। गोलियों की आवाज़ें हेलीकॉप्टर के चारों ओर गूंजने लगी थी। इसी बीच आदि ने अपनी माँ को खून से लथपथ देखा। उसकी मासूम आंखों में डर, दर्द और सागर उमड़ रहा था। वह इतना ज़्यादा डर गया और घबरा गया था कि वह जोर से चिल्लाया, माँ। उसकी चीख ऐसी थी कि हेलीकॉप्टर के शोर में भी उसके दिल दहल गए थे। लेकिन आदि की चीख के बाद वह छोटा सा बच्चा सदमे में बेहोश हो गया था। तो क्या आगे होगा, कमेंट करिए। जैसे ही औरत ने आदि को बेहोश होकर गिरते देखा, उसके दिल पर मानो हथौड़े चल गए हों। उसकी आंखें भय और दर्द से फैल गई थी और वह चीख पड़ी, आदि बच्चा। उसके शब्दों में मातृता की वह पुकार थी, जो किसी की भी ताकत पर दीवार को चीर सकती थी। तभी एक और गोली उसके पीठ पर लगी। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांसें थम गई, लेकिन अपनी चोटें और शरीर से बहता खून और थकान सब कुछ गौर में हो गए थे। उसकी निगाहें सिर्फ अपने बेटे पर थी, जो कि सामने गिर पड़ा था। उसकी सांसें भारी होने लगी थी, दर्द से कांपते हुए भी वह अपने बच्चे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गिरने लगी थी, लेकिन बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे संभाल लिया और हेलीकॉप्टर में लिटा दिया। हेलीकॉप्टर तेजी से आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ चला था, लेकिन अंदर का माहौल जैसे किसी तूफान में फंसा था। गोलियों की आवाज़ अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उतनी ही तेज थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह दर्द से तड़प उठी थी। अपने बच्चे को बेहोश होते देखकर वह रो पड़ी। औरत को अपनी चोट और गिरते खून की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें लगातार आधी पर ही टिकी थी। वह दर्द से कांपते हुए भी अपने बेटे को ही देख रही थी, मानो उसकी बेहोशी से लड़ने की एकमात्र वजह यही थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। उसके चारों ओर खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। वहीं
सांसें भारी हो रही थी लेकिन वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर फुसफुसाई, आदि बच्चा कुछ नहीं होगा, बच्चा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चा, प्लीज। बाहर गोलियों की गूंज पूरी तरीके से फीकी पड़ चुकी थी लेकिन अंदर हर किसी की दिल तेजी से धड़क रहा था। औरत पूरी ताकत से बैठ गई और आदि को अपनी गोद में ले लिया और उसके गालों को थपथपाने लगी। आदि प्लीज बच्चा, तुम्हारी मम्मा बुला रही है बच्चा, प्लीज आंखें खोल दो, कुछ तो बोलो। महादेव ये क्या कर रहे हैं आप? वह दर्द और गुस्से में चीख पड़ी थी। आदि बच्चा खड़ा हो जाओ प्लीज बच्चा, मम्मा को डर लग रहा है, आप मम्मा के स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना। बेटे खड़े हो जाओ मम्मा, ठीक है ना, प्लीज बच्चा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आदि का शरीर ठंडा पड़ने लगा है। उसकी अंगुलियों ने जैसे ही उस ठंडक को महसूस किया उसका दिल दहशत से भर गया था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह पूरी तरीके से घबरा गई थी। वह चिल्लाकर बोली, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। आदि बच्चा प्लीज बच्चा उठो। उसका खून लगातार बह रहा था लेकिन उसे अपने खून की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बार बार अपने बच्चे को बुलाए जा रही थी और हाथों से उसके हाथों को मसल रही थी। उसकी आंखें आसमान पर और उठी। उसका दर्द अब आत्महत्या में बदल चुका था। वह गुस्से से बोली, महादेव आप मुझे सजा देना चाहते थे ना, तो मुझे दीजिए। मेरे पति को छीन लिया, मैंने सह लिया, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों? क्यों इतने छोटे से बच्चे को इतना दर्द दे रहे हैं? उसकी क्या गलती है महादेव? वह लगातार महादेव से सवाल करती जा रही थी। उसकी आवाज़ रुक रुक कर भारी हो रही थी लेकिन उसकी आंखों में एक बेबस माँ की पुकार थी। वह चिल्लाकर बोली, मुझे जो करना हो कर लीजिए लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए महादेव, प्लीज़। मैंने सब कुछ सहा है, सब कुछ कर लिया है, पर इसे नहीं सह पाऊंगी। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे आदि को कुछ मत करिए। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। वह तेजी से उसके हाथों को मसल रही थी। तभी उसने देखा कि आदि की सांसें भी अब भी धीमी होने लगी थी। यह देखकर तो वह जैसे पागल होने लगी थी। वह गुस्से से बोली, अगर आपने मेरे बच्चे को नहीं बचाया महादेव तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। क्यों कर रहे हैं महादेव आप? हाँ महादेव, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मेरे बेटे को मुझे क्यों छीन रहे हैं? मेरे पति को छीन कर आपको चैन नहीं मिला था क्या, जो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर रहे हैं? आदि को छोड़ दीजिए महादेव, वह बच्चा है, वह उसे इतना बड़ा दुख देखकर भी आपको चैन नहीं मिला क्या? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उसके साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। उसके पिता को उसकी आंखों के सामने छीन लिया, इतना बड़ा सदमा दे दिया, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को गोली लगती हुई देख रहा। थोड़ा सा तो रहम करिए, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज़ महादेव। वह एक हाथ से अपनी चोट को दबाने की कोशिश कर रही थी और दूसरे हाथ से वह आदि को संभालने की भी कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बेटे के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह उसके माथे पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए बोली, बच्चा मम्मा यही है, प्लीज़ उठो, कुछ बोलो, मम्मा से बात करो, आदि कुछ तो करो। यह कहकर उसकी आंखें नम थी। तभी एक बॉडीगार्ड जो खुद भी यह दृश्य को देखकर विचलित हो चुका था, तुरंत उसने मेडिकल लेकर आगे बढ़ा और उसके हाथ तेजी से कांप रहे थे लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने औरत की ओर देखा जो बेटी के चेहरे को सहला रही थी और लगातार गुस्से और दुख से बुदबुदा रही थी। मैडम मुझे बच्चे को देखने दीजिए, उसने नम्रता से कहा लेकिन उसकी आवाज़ भीगी हुई थी जैसे। उसे देखती हुई औरत चिल्लाते हुए बोली, तब से क्या कर रहे थे तुम? तमाशा देख रहे थे? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी तुम सबकी। जिस पर बॉडीगार्ड ने जल्दी से सॉरी कहा और सिर हिलाया और गहरी। उसने तुरंत काम शुरू किया। उसने मेडिकल किट खोली और बच्चे की नब्ज जांचने की कोशिश की। नब्ज धीमी थी लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। सांस धीमी हो रही थी लेकिन बच्चा बच सकता था। उसने खुद को और बाकी सभी को दिलासा देने की कोशिश की। उसने आदि की छाती पर हाथ रखा और धीरे धीरे से 2 से 3 बार दबाया और CPR देना शुरू किया। आदि सांस लो बेटा, तुम हार नहीं मान सकते, उसने कहा, मानो उसकी खुद की आत्मा इस बच्चे को जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हो। और अब चुप हो नहीं रह सकती थी। वह लगातार रोते हुए बोल रही थी, आदि मम्मा यहाँ है बेटा, आंखें खोलो, बस एक बार देख लो मम्मा को। बॉडीगार्ड ने ऑक्सीजन मास्क निकाला और आदि के चेहरे पर लगाया। मुझे जगह दीजिए मैडम, उसने कहा लेकिन औरत पीछे हटने को तैयार नहीं। वह एक माँ थी और अपने बच्चे को से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती थी। उसने आदि का हाथ पकड़े रखा और फुसफुसाते कहा, नहीं बिल्कुल ऐसे ही करो आदि, मेरी जान बच्चा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, अब तुम्हें ठीक होना होगा, मुझसे वादा करो। हेलीकॉप्टर के अंदर हर कोई सांस रोककर यह नज़ारा देख रहा था। बॉडीगार्ड ने CPR जारी रखा और दवाएं इंजेक्ट की। उसने पल्स ऑक्सीजन
ऑक्सीमीटर लगाया और स्क्रीन पर नजरें जमाई। तभी आदि की नन्ही छाती उस हल्के से ऊपर से नीचे हुई। उसकी सांसें लौटने लगी थी। यह देखकर बॉडीगार्ड ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने काम रोकने की बजाय तेजी से कोशिश जारी रखी। पल्स वापस आ रही है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। उस उसने पायलट से कहा। औरत जो अब तक टूटने की कगार पर थी, अपनी आंखों में ये छोटा सा चमत्कार देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई थी। उसने अपने बेटे को चेहरे को सहलाते हुए धीरे से कहा, आदि बेटा, अम्मा यहाँ है। आप मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप मम्मा की स्ट्रांग बेटे हैं ना। आदि हिम्मत रखो, मम्मा की वापस आओ। वह फिर से पायलट को देखते बोली, प्लीज प्लीज जल्दी करिए प्लीज। तभी आदि की उंगलियां हल्की सी हिली। औरत ने यह देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद के आंसू झलक पड़े थे। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आदि बेटा, मम्मा को देखो, आंखें खोलो। तभी आदि ने हल्की सी आवाज निकाली, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसका सिर धीरे से हिला, लेकिन आंखें अब भी बंद थी। यह देखकर औरत के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसने बेटे को कसकर गले से लगा लिया था और जोर से कहा, महादेव धन्यवाद। हेलीकॉप्टर के अंदर सबकी सांसें अटकी हुई थी। औरत का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपने बेटे आदि पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उम्मीद की एक किरण सबके दिलों में जागी थी। औरत बॉडीगार्ड ने औरत की ओर देखा और कहा, मैडम, अब हमें अस्पताल तक उसे सुरक्षित पहुंचना है, लेकिन आप भी अपनी चोट का चोट का इलाज करवाइए। बहुत खून बह चुका है। हमें आपके शरीर से गोली अभी की अभी निकालनी होगी। जब औरत ने बॉडीगार्ड्स के मुंह से यह सुना कि उसकी चोट गंभीर है और गोली तुरंत निकालनी होगी, उसने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो भी करना है करो, लेकिन मेरे बेटे को मेरी नजरों से दूर मत करना। मुझे बस उसका चेहरा दिखाते रहो। उसके शब्दों में मात्रा का अटक विश्वास था। बॉडीगार्ड जानता था कि समय कम है। उसने मेडिकल खोली और अपनी गोली निकालने की प्रतिक्रिया शुरू की। जैसे ही उसने चिमटी से गोली निकाली और दर्द से पूरी तरह से चीख पड़ी। उसके चीख ने हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति का दिल दहला दिया था। एक पल को सबकी आंखें में आंसू ही आ गए थे और उसका सिर झुक गया था और उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने अपने बेटे का नाम लिया, आदि, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी बच्चा, बस जाग जाओ। लेकिन उसकी आवाज़ कमजोर होती जा रही। अचानक वह बेहोश हो गई। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसकी नाड़ी चेक की और घबराई आवाज़ में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर रहा है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अगर देर हुई तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से शहर के एक बड़ी से प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि ओबरॉय कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही आता था, के रूफटॉप पर उतरा। नीचे नर्स और डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार खड़ी थी। सफेद कोट पहने भी डॉक्टर बीना ओबरॉय टीम का नेतृत्व कर रही थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर रुका, डॉक्टर ने स्ट्रेचर के बाद साथ दौड़ लगाई। सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला गया। आदि का छोटा सा खून से सना शरीर स्ट्रेचर पर देखकर बीना जी का दिल एक पल के लिए बैठ सा गया था। लेकिन जब औरत ने खून से लथपथ देखा तो उसकी आंखें भय से भर गई थी। जल्दी करो, दोनों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो, एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बीना ने कड़े स्वर में आदेश दिया। आदि को तुरंत पीडियाट्रिक आईसीयू में ले जाया गया, जबकि औरत को ऑपरेशन थिएटर की तरफ। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी थी और सन्नाटा पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टरी की टीम ने पूरी कोशिश करी शुरू कर दी थी। खून का बहाव रोकने के लिए डॉक्टर तेजी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन औरत का शरीर पहले ही काफी कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, साथ ही उसका खून जैसे रुक ही नहीं रहा था और वह तेजी से निकलता जा रहा था। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वह बीना जी भी माथे की हर पसीने की बूंदें आ गई थी। तभी अचानक औरत ने अपनी पलकों को खोला और वह चिल्ला उठी, आदि, अब है। लेकिन उसने देखा कि वहां पर दोनों ही नहीं थे। यह देखकर वह रो पड़ी और इधर उधर देखने लगी। उसकी धुंधली नजरें सामने मौजूद डॉक्टर बीना को पहचान गई। उसे देखते ही उसने कमजोर आवाज में कहा, बीना, मेरा बच्चा। जिस पर बीना ने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, वह बिल्कुल ठीक है दीप्ति, उसे कुछ नहीं हुआ है, वह अब पूरी तरीके से ठीक है, इसलिए चिंता मत करो। तुम अपने आप पे ध्यान रखो। तुम्हें अपने बच्चे को ठीक होना होगा ना, समझे तुम? किस्मत हिम्मत मत हारो। जिस पर दीप्ति मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में इतना दर्द था कि बीना की आंखों में आंसू आ गए थे। दीप्ति ने वहां से सबको जाने के लिए कहा तो बीना ने सबको जाने का इशारा किया। सबके जाने के बाद उसने दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, बीना, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना। तू मुझे जानती है, मेरे आदि के बारे में भी सब कुछ जानती है ना। जितने भी मेरे अपने थे, सबने मुझे धोखा दिया है। मैं तेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए प्लीज मुझसे एक वादा कर, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तू मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगी, उसका ख्याल रखेगी, कभी भी उसे उस
असवद की आंखों के आगे नहीं आने देगी। दीप्ति प्लीज मना मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 3 साल का है और उसने सिर्फ 3 साल में सब कुछ खो दिया है। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जिन्हें देखकर बीना जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने गुस्से से कहा, चुप कर समझी। जिस पर उसने गुस्से से कहा, दीप्ति तुम्हें ठीक होना होगा, प्लीज़ दोनों को बचा लेंगे हम बस हिम्मत रख और मैं वादा करती हूँ उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिस पर दीप्ति मुस्कुरा दी। अब उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला था। उसकी सांसें धीमी होने लगी थी और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। आखिरी बार उसने कांपते होठों से बदबदाया, आदि मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा बच्चा। यह सुनकर बीना रो पड़ी थी और जल्दी से डॉक्टरों की टीम अंदर बुलाई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दीप्ति की आंखें बंद होने लगी थी और उसके आगे से अभय का हैंडसम सा चेहरा आया और उसकी यादों का कारवा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसे खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाया। हर तरफ फूल खिले थे, ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। वहाँ एक छोटा सा झूला था जहाँ पर उसका बेटा आदि अपनी किलकारियों के साथ खेल रहा था। उसकी हंसी जैसे उसकी थकी हुई रूह को सुकून दे रही थी। दीप्ति मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसकी नज़र झूले के बोल्ट पर पड़ी जो खुल रहे थे। यह देखकर वह घबरा गई और तेजी से दौड़ी हुई चलाई। आदि मेरा बच्चा। लेकिन दादी का झूला नीचे गिरता कि तभी उसे किसी ने पकड़ लिया था और उसे अच्छे से सही जगह कसकर लगा दिया था। वहीं आदि ने जब उस चेहरे को देखा तो वह और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंस पड़ा था, जिस पर उस लड़के के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। उसने कि गालों को थोड़ा खींचते हुए कहा, शैतान मम्मा को डरा दिया। जिस पर वह बच्चा किलकारियां मारने लगा था। वहीं यह देखकर औरत ने गहरी सांस ली और आदि के पास आकर माथे से पसीना पोंछते हुए बोली, मैं तो सच में डर ही गई थी। जिस पर अभय उसका साथी, उसका प्यार वही मुस्कुराहट से उसके हर दर्द को मिटा देती थी। वह अपनी आंखों में प्यार लिए उसे देख रहा था। फिर वह उसके पास आया और उसे अपनी तरफ करके उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत रखे और बिल्कुल खुद से सटाते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार से बड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डरपोक कहीं की, बस छोटी छोटी बातों से पर ही डर जाती हो। लेकिन देखो मैं और हमारा बेटा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता, समझी तुम। जिस पर दीप्ति ने मुस्कुरा दिया। तभी वह दृश्य पूरी तरीके से चेंज हो गया और फूलों का बगीचा एक खंडहर बन चुका था। वहां पर अब कोई बचा ही नहीं था और ना ही कोई था। यह देखकर दीप्ति घबरा गई। तभी उसकी ने आंखों देखा कि दूर से अभय उसे मुस्कुरा कर देख रहा है और उसे देख उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से अपनी कांपती उंगलियों से उसकी ओर बढ़ाई। उसकी आंखों से आंसू थे लेकिन साथ ही सुकून था। उसने हल्की आवाज में कहा, अभय मैंने अपना वादा पूरा किया, हमारा बेटा सुरक्षित है। लेकिन अब शायद मैं थक गई हूँ। अभय ने उसके चेहरे को अपनी अंगुलियों से छुआ और उसे प्यार से देखा। नहीं दीप्ति, तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम हमारी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें डरने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां की हवा अब ठंडी होती जा रही थी। अभय की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। दीप्ति ने घबरा कर कहा, नहीं मत जाओ, मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मेरे बेटे के पास रहना है। अचानक उसने खुद को वापस से ऑपरेशन थिएटर में पाया और उसकी सांसें भारी हो रही थी। अभी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था और उसकी आंखों से लास्ट बार आंसू निकला और उसने आखिरी बार अपनी पलकों को खोला और उसके होंठ कांपे और उसने कांपती आवाज में कहा, आदि मम्मा तुम्हारे साथ है हमेशा बच्चा। इसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर का मॉनिटर एक धीमी रेखा में बदल गया था। डॉक्टर बीना ने उसकी शांत पड़ी देह को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से उसकी अंगुलियों को थामा और फुसफुसाया, तुमने अपनी जान देकर अपने बेटे को तो बचा लिया है दीप्ति। अब ये मेरा वादा है, मैं आदि को कुछ भी नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रहेगा। दीप्ति के चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसने अपने प्यार को और अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। डॉक्टर बीना की आंखों से आंसू झलक रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बाहर आई। नर्स ने उनके सवाल भरी आंखों की ओर देखा और बीना के हल्के से सिर झुका दिया। आदि अभी भी बेहोश था। बीना ओबरॉय ने जब औरत के निधन की खबर दी, वहां औरत मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई थी और हॉस्पिटल के शांत गहरे वातावरण में बीना जी की आदि के कमरे की ओर दौड़ के थोड़ी देर बाद उन्होंने सबको बताया कि आदि को भी नहीं बचाया जा सका।
डॉक्टर ने चेक किया तो सच में आदि की नब्ज नहीं चल रही थी, जिससे दोनों माँ बेटों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने चुपके से आदि की लाश की जगह किसी और बच्चे को चेंज करवा दिया था। रातों रात उन्होंने आदि को एक सही जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ कोई भी ना पहुंच सके। इसमें उनका साथ उनके पति कुणाल जी ने दिया था। आदि के होने के सारे सबूत को मिटा दिया गया था। 2 दिन हो चुके थे। आदि के छोटे से शरीर पर लगे मेडिकल उपकरण और ड्रिप देखकर बीना जी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। 2 दिन में वह उनके सिरहाने ही बैठी थी, हर पल उसकी आंखों में उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आदि अपने छोटे हाथों हाथों में मासूमियत लिए बिल्कुल शांत पड़ा था। बीना जी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी हल्की सी सांसें अस्थिर थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने उसके सिर को चूमते हुए फुसफुसाया, आप जल्दी से ठीक हो जाइए मेरे बच्चे। आपका दर्द अब मेरा है। आपकी मम्मा ने आपको मेरे लिए छोड़ा है। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, बस जल्दी से खड़े हो जाइए। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें हल्के हल्की से खिड़की से अंदर झाँक रही थी, आधी की पलकें कांपने लगी। बीना जी जो उसके पास ही हल्की सी सो रही थी, अचानक से उसकी हरकत से वह जाग गई थी। उसे होश में आता देख वह खुश हो गई। फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बटन दबाया, जो कि उनकी टीम का ही एक मेंबर था। उनकी निगाहें आदि पर टिकी थी, जिस पर धीरे धीरे से आदि की आंखें खोली। वह हॉल में जल रही हल्की पीली रोशनी को देखकर थोड़ा हैरान लग रहा था। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन किसी भी तरह के पहचाने का कोई चिन्ह नहीं था। बीना जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए उसका हाथ थामा और प्यार से कहा, आदि बेटा, कैसे हैं आप? अब कैसा लग रहा है बच्चा? आदि ने धीरे से अपनी आंखों को घुमाते हुए उन्हें देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर शिकन थी, मानो वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब क्या है और वो औरत है कौन। उसने कमजोर आवाज में कहा, आप कौन है? मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ? यह सुनकर बीना जी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, आदि बच्चा, आपको कुछ याद नहीं है बेटा? आप आदि हैं बच्चा? जिस पर आदि ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप कौन है आंटी? उसकी मासूमियत और खोई हुई आंखों को देखकर बीना जी का दिल भारी हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी डॉक्टर अंदर आए और जल्दी से आदि का चेकअप हुआ। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने अकेले में बीना जी और कुणाल जी से कहा, मैडम, सर, आदि की मेमोरी लॉस हुआ है। ये उन गहरी यादों से सदमों का असर है। उसकी यादें इतनी डार्क और खौफनाक होंगी कि उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया होगा, जिससे उसने उन यादों को एक जगह कैद कर दिया है। अब वो कब इन्हें एक्सेप्ट करेगा या कब उसकी याददाश्त वापस आएगी, ये नहीं कहा जा सकता। कुछ समय में या शायद यादें लौट आए या सालों तक वह यादें कभी ना आए। ये उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वह याद करना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन अभी के लिए उसकी यादें वो खतरा है जो कोई भी नहीं सोच सकता है। इससे उसकी जान तक जा सकती है। इसलिए सलाह यही दूंगा कि उसे आप किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करना और बहुत प्यार से ही ट्रीट करना है। उसकी याददाश्त आने में समय लग सकता है, इसलिए अभी हमें इसे शांत और खुशहाल माहौल देना होगा, जिससे वह उन यादों को सहने के लिए तैयार हो जाए, तो वह अपने आप आ सकते हैं। यह सब सुनकर वीना जी ने एक गहरी सांस ली और आदि की ओर बाहर के शीशे में देखा। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, समझ गए डॉक्टर, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। जिस पर मीना जी ने आदि को देखते रही। वही डॉक्टर कुणाल जी को गेट तक देखकर चला गया था। उसके जाने के बाद कुणाल जी ने बीना जी के कंधे पर हाथ रखा, कहा, क्या सोच रही हो आप बीना जी? जिस पर बीना जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कुणाल जी, मैंने सोचा है कि मैंने दीप्ति से वादा किया था, मैं उसके बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये सही है कि उसकी यादें मिट गई हैं, तो वह दर्द में तो नहीं रहेगा और इसकी छोटी सी उम्र में तकलीफ भी नहीं सहेगा। लेकिन उसके पीछे दुश्मन अभी भी पड़े हुए हैं। उसकी जान को खतरा आज भी है। ऐसे में उसका नाम और सब कुछ छुपा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए उसे ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती ना। जिस पर कुणाल जी ने अपनी बीवी को देखते हुए कहा, आप क्या चाहती हैं? हम उसे अपना नाम दें और उसे अडॉप्ट करके अपना बच्चा बना लें। जिस पर बीना जी ने अपना सिर नीचे झुका लिया था और आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा, हाँ कुणाल जी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जिस पर बीना जी ने कुणाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम माँ पापा को भी अभी खुश कर रहे देते हैं और उन्हें पोता देकर खुश कर देंगे।
यह सुनकर बीना जी ने खुशी से कुणाल जी को गले से लगा लिया था। वह कुणाल जी उन्हें कसकर लगाते बोले, लेकिन हाँ, अब आदि के मिलने के बाद ये मत बोलना अब हम कोई बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो बच्चा चाहिए और अपना दूसरा बच्चा भी। यह सुनकर बीना जी ने गाल शर्म से लाल हो गए थे। उन्होंने शर्माते हुए कहा, आप भी ना। थोड़ी देर बाद दोनों आदि के रूम में थे। बीना जी आदि की हाथ उठाया और धीरे से बीना जी का हाथ थामा, मानो उसके प्यार को महसूस कर रहा। बीना जी ने गोद में लेते हुए कहा, आज से आपका नाम आदित्य